Mushtaq Khan is a very eminent director. Around the country knows Mushtaq Khan. He was in the Shriram Center, Art and Culture, as an artistic director. He worked over there for 7 years, 7 long years, along with the theatre academics. He ran that institution again, 7 years spell, and it was flourished so beautifully. Because earlier, before Mushtaq, the regime was completely void. He is the man who started, rather introduced new things, new happenings in Shriram Center to bring the company in motion. So please welcome Mushtaq with a big hand. हमारी ट्रेजेडी ये रही कि यहाँ से हमारे टेक्निकल कुछ नहीं मिला, हम जम्मू में रह के। मैं भी किसी इंस्टीट्यूशन से ट्रेंड नहीं था, मुझे भी नहीं, लेकिन मेरा सीखने की एक लालसा थी। आज आप लोग बहुत खुशकिस्मत हो, कम से कम आप लोगों को कलर का सेंस तो पता चला, आपको फैकल्टी बहुत अच्छी मिली। वापी बहुत सख्त हैं, क्योंकि मैंने इनके साथ प्रोडक्शनें की हैं। जब मैं दिल्ली में था तो तुर्क का पत्ता जो नाटक किया था, उससे पहले इनका एक बिग प्ले था, वो था दिल्ली चलो। तो ये आए आपके साथ, सख्त हैं, थोड़ी सी तबीयत सख्त है इनकी, पर बात है वो आपको अभी समझ नहीं आएगी। आगे अभी आपको बड़ा हो रहा होगा, क्या हो रहा है, बंद पड़े। आदत नहीं है बंद रहने की, हमें 8 से 8 बंद रहने की आदत नहीं है, हमें आदत है 4 से 6 बजे तक रिहर्सल की, चलो बात ख़त्म हुई, चलें। लेकिन ये आप इस वर्कशॉप से आने वाले वक्त में आप में से ही डायरेक्टर तैयार होंगे। मैं भी ऐसे तैयार हुआ था। मैं हिंदू न्यूज़पेपर जो कि फ्राइडे में को, उसमें कल्चर का आता है नोट, और उसमें क्या होता है कि किसी न किसी नाटक के ऊपर एक रिव्यू आया होता, तब दीवान वो लिखते थे, रमेश चंद्र चार्ली जी लिखा करते थे, उनको पढ़ता था मैं, नाटक की फ़ोटो देखता था। यहाँ स्टडी मटेरियल इतना नहीं था हमारे पास जम्मू में। दिल्ली जाते थे, डॉक्टर साहब मेरे साथ गए हैं, मैं इनके साथ गया हुआ हूँ। वहाँ NSD में जाते रहे, संगीत नाटक अकेडमी में जाते रहे, सिर्फ किताबों के फ़ोटोस्टेट करके नोट्स इकट्ठे करके लाते थे। लेकिन आप लोग, जो आप वाली जनरेशन है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती, हम कभी आप लोग जब नाटक भी करते हो तो आपको अपने नाटक के प्ले राइट का नाम भी पता नहीं होता है, उसका अनुवाद किसने किया वो भी पता नहीं होता, जबकि ये पहला स्टेप है आपके सीखने का। आपको नाटककार का नाम पता होना चाहिए, आपको उस अनुवाद किसने किया उसका पता होना चाहिए। ये पहली चीज़ है, पहला सबक है। स्क्रिप्ट को ऐसे फोल्ड करके जेब में पीछे रख लिया, वो नहीं होता है। स्क्रिप्ट बिल्कुल आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रहनी चाहिए आपके साथ। आओ फिर टेक्निकल पे, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सीखने का एक लालसा होनी चाहिए। अभी आप परेशान हो रहे होंगे, डिज़ाइन करते हुए हाथों को कट लग रहे होंगे, लेकिन हमारे जम्मू में टेक्निकल चीज़ की कमी है। हो सकता है आप में अब 10 लोगों से मैं भी सीखूंगा, आप लोग जो यहाँ कर रहे हैं मैं आपसे सीखूंगा, तो बड़ी बात नहीं होती, सिर्फ एक पत्थर उछालना होता है, बस आसमान में सुराख हो जाता है। नाटक देखने, दिल्ली जाके नाटक देखने, अच्छे से अच्छा नाटक भी देखना, बुरे से बुरा नाटक भी देखना, कुछ ना कुछ सीख मिलती है। आजकल तो आपके लिए बहुत सुविधा है, इंटरनेट पे आप हर चीज़ देख सकते हो। हाँ,
हमारे टाइम पे हाथ के साथ स्केच बनाए जाते थे, हम शीट पे स्क्वायर, छोटे स्क्वायर वाली नोटबुक होती है, उस पर स्केल निकाल के 1 इंच 1 फीट के बराबर, ये वो आपको बताया होगा अभी। इस वक्त भाभी के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यही एक डायरेक्टर हैं जो रिहर्सल नाटक करने से पहले अपना सेट का मॉडल ऐसे रखते हैं, लुक इसके ऊपर नाचना है आपको। मैंने भी इनसे सीखा है, मैंने डॉक्टर साहब से भी सीखा, मैंने इनसे भी सीखा, सबसे सीखा, क्योंकि सीखने की लालसा होनी चाहिए। जब आपके अंदर सीखने की लालसा नहीं है, आप कुछ नहीं सीखोगे। और खासकर टेक्निकल, डिज़ाइन, कलर्स, एम्बियस, ये सब कुछ आपके इर्द गिर्द घूम रहा होता है। मैं दिल्ली में शाम के वक्त जामा मस्जिद रिक्शे में बैठ के जाता था, उन गलियों से गुजरता था, वो लाइटें चकाचौंध लाइट होती थी, रंग बिरंगे चीज़ें लटकी हुई होती थी, वहाँ से एक एम्बियंस मिलता है, कलर मिलता है। और उन गलियों में घूमने का ये फ़ायदा हो जाता था कि जब प्रोडक्शन कर रहे होते कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट होती तो पता होता था ये चीज़ कहाँ मिलेगी, मुझे कोई डॉच नहीं कर सकता। आप लोग निकलते नहीं हैं घर से, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ें मिलती हैं आपको, छोटी छोटी चीज़ें। जब कभी आप देखो माता वैष्णो देवी लोग जा रहे होते हैं तो वो झंडे एक बनाए होते हैं उन्होंने, ऐसे थाली लगी होती है, छोटे छोटे खूबसूरत सी घंटियाँ होती हैं, फिर एक छोटे, तो ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी आपको? मुझे बड़ा हांट करती हैं वो चीज़ें। और जब वो मैं चीज़ें देखता हूँ, जब मैं प्रोडक्शन बनाता हूँ, डिज़ाइन करता हूँ, तो मैं उन चीज़ों को दिमाग में होता है वो अप्लाई कर देता हूँ, तभी आपको वो लगता है यार विजुअली स्ट्रांग है यार। खाली नाटक आप लेके करके नहीं होता, एक विजुअली, क्योंकि दर्शक आपको देखने आया है, वो देखना चाहता है और सुनना चाहता है आप कहना क्या चाहते हो। टेक्स्ट को नहीं भूल सकते हम, टेक्स्ट को नहीं डैमेज कर सकते, टेक्स्ट हिस्सा है। लेखक आपको एक बेजान बच्चा पैदा करके देता है, स्क्रिप्ट, बेजान बच्चा जिसमें जान नहीं होती है, और उसके बाद एक्टर आता है, उसमें सेट डिज़ाइनर आता है, लाइट डिज़ाइनर आता है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आता है, वो सब उसमें एक रूह देते हैं। जब एक नाटक खड़ा हो जाता है तो वो बच्चा ज़िंदा हो जाता है। हम यहाँ पे चीज़ें हो सकता है आप अभी सीखने के बाद आप प्रोडक्शन करेंगे, आप चीज़ें अप्लाइड करेंगे, उन चीज़ों को यूज़ करेंगे जो आपने सीखा है। अभी देखने वाले भी हो सकता है उसके लिए अभी तैयार ना हो, जो आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। बात वही आती है कि एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट करने से पहले पता होना चाहिए, देन तोड़ दो ग्रामर को, फिर चलो देखते हैं, लेकिन पता होना चाहिए, बेसिक पता होना चाहिए, हमारी स्ट्रॉन्ग लाइंस कहाँ पे हैं, क्या है, कहाँ से विजुअली स्ट्रॉन्ग बनेगा। हर चीज़ में खूबसूरती पैदा होती है। आपको मालूम होगा या अभी पढ़ लेंगे कि एक दिन बात चल रही थी इंडिजिनस ईडियम वाली, तो उसमें यही था कि फोक एलिमेंट्स को लेके या ट्रेडिशनल को लेके या जो थिएटर, फोक थिएटर है या बाकी जो ट्रेडिशनल थिएटर है, उनको कैसे यूज़ किया जाए। तो हुआ, हमारे जम्मू कश्मीर में उस चीज़ के एक्सपेरिमेंट हुए। हमारे जम्मू कश्मीर का पहला नाटक जो नेशनल सीन पे गया था, आपने बता सकता कौन सा वो नाटक था? संगीत नाटक अकेडमी या इसी स्कीम के तहत कौन सा नाटक था? नो, रवि कीमो का नाटक था अश्क ते गोपेल। तुम श्रीनगर वाले हो के तुमको पता नहीं क्या? नहीं किया, लेकिन उसको पढ़ा कभी? आप ही ने किया था। हाँ, तुम तो स्कॉलरशिप में भी आते थे CCRT के, जब तुम्हें दाढ़ी भी नहीं थी, दाढ़ी मूछ भी नहीं थी। अश्क ते गोपेल एक कश्मीरी प्ले है ये। पहला नाटक जो नेशनल सीन पे गया था वो रवि कीमो, उसके बाद बाबा जितो गया था। तो वो एक इंडियन ईडियम का नाटक था। तो तब भी यहाँ पे कोई ऐसे हम डिज़ाइनर नहीं बैठे हुए थे। मैंने जब पहला प्ले अपना किया
जो एक जिस प्ले से मेरी पहचान बनी, देवयानी, तो मैंने एक ग्रीन कपड़ा लिया, उसके ऊपर वाइट कलर के साथ ऐसे ऐसे लाइनें लगा दी और एक टांग दिया बीच में, ऊपर से लेके नीचे तक। आज तक कपड़ा ही टांगता रहा, ऊपर से लेके नीचे तक ग्रीन कपड़ा और उसके ऊपर लाइनें वाइट कलर की। और उसमें क्या होता था कि शाम को नाटक और दूसरे दिन सुबह सेमिनार होता था। उसमें लोग आए होते थे, वो पूछते थे कि आपने ये किया, इसका मतलब क्या था। आज अगर आप किसी को कहेंगे ना बताइए कि क्या किया आपने, तो वो उल्टा हो सकता है आप पे गुस्से हो जाएगा, समझाएगा नहीं आपको। लेकिन सेमिनार में क्या होता था, हमें बताना पड़ता था ये कि हमने क्यों किया, किस लिए किया, मेरी सोच क्या थी। वो मेरा एक लर्निंग प्रोसेस भी रहा है, क्योंकि उस दौरान मेरे 2-3 नाटक उस स्कीम के तहत गए और सेमिनार में जब फेस करता था हम बातें, तो वो चीज़ों का पता चलता। तो मुझे सवाल कर दिया था कि वो ग्रीन कपड़ा क्या हुआ। तो मैंने कहा मेरे पास, मैं जंगल नहीं बना सकता था स्टेज के ऊपर, मैंने एक हरे कपड़े के साथ सफ़ेद सी लाइनें दे के वो जंगल था बनाया। एक वक्त आया नाटक पढ़ना अच्छा लगता, अब करना है तो कैसे करें। बड़ा सेट है उसका, बड़े कॉस्ट्यूम्स हैं, पता नहीं क्या क्या और बड़ी बड़ी चीज़ें, कैसे करें उसे। तब एक चीज़ ढूंढने की कोशिश की कि इसे आसान ढंग से मैं नाटक को कैसे करूं, सादे ढंग से कैसे नाटक को करूं, बड़ा सेट मैं नहीं लगा सकता। फिर एक बात आई दिमाग में कि पहले जब बॉक्स सेट लगते थे ड्राइंग रूम में, तो पूरा ड्राइंग रूम बनता था, लेकिन उनके बजट वैसे होते हैं, मेरे पास वो बजट नहीं था। फिर मैंने अपने दिमाग में एक बात आई कि यार एक्टर, मेरा पास मेन इंस्ट्रूमेंट तो एक्टर है, अगर वो अपनी प्रस्तुति, अपनी एक्टिंग इतनी वाह वाह कर दे, मेरा ख्याल है सेट के ऊपर इतना ध्यान नहीं जाएगा। सेट ज़रूरत है, ये नहीं मैं कहता ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेट का मैं कुछ और कुछ सिंबल की तरह, जैसे सिंबॉलिकल कुछ चीज़ लगा दूं तो उससे कम्युनिकेट। तो वैसे मैंने काम शुरू कर दिए, मेरे नाटक उस तरीके से होने लगे, बड़ी चीज़ ना बना के छोटा सा सिंबल रख के नाटक करने। सूरज का 7वां घोड़ा नॉवल था, आप में कितने लोगों ने पढ़ा, आई डोंट नो, है डॉक्टर धर्मवीर भारती का। छतरपाल जी ने उसका डोगरी अडेप्टेशन, ड्रामाटाइजेशन किया था मरक्खे के नाम पे, मास्क। तो उसमें मैंने यही किया था कि सबका कॉस्ट्यूम यूनिवर्सल था, एक ही जैसे कपड़े थे सबके थे, लेकिन मखोटे उन लोगों के ऊपर, जो उनकी शक्लें हैं, ओरिजिनल शक्लें हैं, वो उनके मखोटे हैं। तो वो एक सादे ढंग से, कोई सेट बड़ा नहीं था, कोई कॉस्ट्यूम नहीं था। देवयानी में, डोगरी में नाटक था, नया नया नाटक कर रहा था, मालूम नहीं था कॉस्ट्यूम कैसे डिज़ाइन होंगे, मालूम नहीं था सेट कैसे डिज़ाइन होगा, मालूम नहीं था कि लाइट कैसे डिज़ाइन होगी। लेकिन दिमाग में एक आता था, नहीं यार यहाँ पे ना ऐसे बैठा हो तो लाइट इसके इतने इतने हिस्से पे होनी चाहिए, यहाँ से कोई डार्क होना चाहिए। अच्छा, जब ये आत्मा वाली बात आएगी कुछ ऐसा, तो यार इसको इधर से लाल हो जाए शक्ल, आदि इसकी आधी शक्ल नीली हो जाए, ये कैसे होगी। तो इसी अभिनव थिएटर में शुरुआत की। तो कॉस्ट्यूम जब देखने लगा कैसे बना, तो मैंने जितने हमारे हिंदुस्तान के वो कॉस्ट्यूम की बुक्स थी, बुक्स क्या मतलब जिसमें है इंडियन कॉस्ट्यूम्स, तो वो मैं ऐसे देखता था कि अच्छा इसमें ये पहनाया जाता है, ये इधर ये पहनते हैं, ये इधर ये पहनते हैं। अच्छा, अगर ये धोती पूरी है, इसको आधी कर दें तो ये कैसी लुक देगी। तो उस तरीके से बनाने शुरू किए। कोरस को एक कॉस्ट्यूम जैसा बनाना, मैंने कहा यार अब J&K से हैं, हम J&K में कर रहे हैं, तो जो कोरस है उसको मैं, जो कश्मीरी में एक होते हैं फेरन डालते हैं कश्मीरी में, तो उस तरीके के वाइट, येलो और रेड कलर के टेक्सचर में फेरन बनाए। राक्षस जाति है तो काला रंग थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया, काले रंग के कपड़े बनाए, उसके ऊपर बॉर्डर पे रेड कलर की पट्टियाँ लगाईं। और ये सब कॉस्ट्यूम जो अच्छा जिसमें मदद मेरे को की, आप सब जानते भी होंगे, नारायण जी ने, जो कथक के
टीचर हैं और नारायण जी, उन्होंने मैक्सिमम मेरे नाटक के कॉस्ट्यूम्स बनाए। वो तब होगा, तब आप अपने आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा जब आप कुछ करना चाहोगे। ये ऐसा होगा तो कैसा होगा? आप ना पेंटिंग एग्जीबिशन में आप नहीं जाते हैं। पेंटिंग को आपने बिल्कुल, मेरा ख्याल है बहुत कम लोग हैं जो पेंटिंग की कभी बुक भी देखते होंगे। देखिए, आपको स्टेज को मान के चलिए, आपका 70 mm की स्क्रीन है, वो फिल्म है। मैं जब प्ले को बनाता हूँ मेरी कोशिश यही होती है कि यार फेड आउट ना हो, लाइट में फेड स्मूथली, ये लाइट थोड़ा सा वो दूसरी लाइट ब्लेंड हो गया, दूसरा सीन चल पड़े। क्यों? मेरी कोशिश ये हो कि दर्शक को मैं ऐसे आंख बंद ना करने दूं, लेकिन जहाँ पे होता है फेड आउट वहाँ पे करना पड़ता है फेड आउट। अब पेंटिंग देखेंगे, पेंटिंग में आपको एक वो मिलेगा पिक्टोरियल्स, कंपोजिशंस, बैलेंसिंग कैसे होते हैं। आपको मेरे ख्याल मॉडल में भाभीदा ने बताया होगा, वो लेवल्स, स्टेप्स, लेवल्स, फिर उस लेवल तो बनाए जाते हैं, लेवल लग जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर कौन सी पोजीशन पे एक्टर कैसा खड़ा होगा। आप स्टेज, प्लेन स्टेज है, सारे ऐसे ऐसे खड़े हो गए तो आपका सबके सर ऐसे जाएंगे, तो दिखने में अच्छा नहीं लगता। जब आप स्टेप्स बनाते हैं, एक उधर खड़ा, एक ऊपर खड़ा, मीनिंगफुल, ऐसे भी खड़े नहीं करना है कि बस खड़े कर रहे हैं जी, खड़े नहीं करना है, मीनिंगफुल, उसका मतलब होना चाहिए। आप अगर बेसिक बुक में चले जाएंगे तो आपको मिल जाएंगी पोजीशंस, मिल जाएंगी, स्टेप, फुट एक्सेस मिल जाएंगे आपको, स्टैंडिंग के, खड़े होने के, हाउ टू फेस, प्रोफाइल में क्यों खड़ा होना है, क्या होना, वो आपको डिटेल नेट में मिल जाएंगी। अब आप इतने तैयार हो गए हैं, मुझे लगता है कि अब आप नेट में थोड़ा सा ये चीज़ें जाके ढूंढिए कि मेरा एक्टर के साथ मैं ऐसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ तो ये क्या माने हैं, मैं थोड़ा शोल्डर ऐसे रख के बात कर रहा हूँ, क्या माने हैं। बस एक्टर खड़ा कर दिया, डायलॉग बोल दिए, वो नहीं, मीनिंग, मतलब वाई यहाँ खड़ा किया तो क्या मतलब है, ये लेके चलना। कभी भी काम करो, कभी भी काम करो, आपको पता होना चाहिए। हाँ, उसके बीच में आप अपने गिमिक कर लो, अपनी जादूगिरी करो, बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी जादूगिरी की, बापी जी ने बताई होंगी, ये तो करते रहते हैं। आप कभी मौका मिले दिल्ली जाएं तो इनका वीडियो प्रोडक्शंस अवेलेबल मिल जाओ, NSD में अगर आप चले जाएं, एक एप्लीकेशन दें, वो आपको CD बना के कॉपी करके दे देते हैं आपके पर्सनल देखने के लिए। संगीत नाटक अकेडमी के आर्काइव में अगर चले जाएं, आप वहाँ बैठें और आप पूरे का पूरा प्ले देख सकते हैं उनके स्टूडियो में बैठ के, कोई भी। इसलिए डिज़ाइनिंग का जो आपको आज मटेरियल मिल रहा है, इसे अब आपने अप्लाई करना है। आप सब डायरेक्टर नहीं हैं, मुझे मालूम है, मतलब मेरी नज़र में हैं 3-4 लोग हैं जो एज ए डायरेक्टर काम करते हैं, लेकिन अब जब आप ये वर्कशॉप कर लोगे, आपको शौक़ आएगा आप डायरेक्शन करने का। अब आप शौक़ से करेंगे और घबराइए मत, कर दो, बाद में देखेंगे क्या होता है। अगर डर गया समझो मर गया। मैंने जब तक नहीं पढ़ा हुआ था थिएटर, या 2-4 चीज़ें नहीं पढ़ी हुई थी, तो मैं हिट एंड ट्रायल मेथड मारता था, ये कर दो, ये लगा दो, वो खुद ब खुद बाद में मतलब ढूंढने निकलने शुरू। ये कौन सा स्टाइल है, ये कौन सी फॉर्म है, वो बाद में चीज़ें खुद ब खुद बनती गई। फिर जब पढ़ने लगे, फिर ये हुआ कि यार ये मैं अप्लाइड करूं, पहले सोचता था हाँ अच्छा ये ऐसा करूं। इसलिए आप अब बेसिक मटेरियल आपके पास डिज़ाइन का आ गया है, आप एक्टर भी हैं और आप और अच्छे तरीके से डायरेक्शन वाले फील्ड में उतर सकते हैं। आप एक्टर को भी बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए। और कर्तविद्या है ये, कर्तविद्या ही बोलते हैं ना,
आप जितना करते जाओगे उतना ही आप सीखते जाओगे, उतना ही आपका, इट्स ए जस्ट लाइक ए प्रैक्टिस। आज आप पेन कापी लेके बैठे, डॉक्टर साहब को मालूम है, मैं कभी भी कहीं बैठता था अपने टाइम पे, पेन कापी या कागज़ नहीं होता था, कुछ होता था, बस स्केच बनाता रहता था, पता नहीं कौन सा स्केच बन जाता था, बस ड्राइंग्स बनाता रहता था। आपकी लाइन खींचने में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब कभी आप पेंसिल के साथ कभी लाइन खींचते तो आप झटका मार मार के लाइन खींचते, ऐसे ऐसे करें, है ना, ऐसे ऐसे करते ना, ऐसे 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 लाइन खींच। नो, आप डिजाइनर लाइन में आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये लाइन गई, ये हाँ ये जोके, वो लाइन खुद ब खुद सीधी आएगी। कहने का मतलब ये है कि जब आप पूरी चीज एक ध्यान के साथ करोगे वो ठीक हो जाएगी। बड़े से बड़ा नाटक करेंगे, छोटे से छोटा नाटक करेंगे, घबराना नहीं है। कम साधन में कैसे नाटक किया जाता है वो भी आप करते हैं, हम भी करते हैं आपके साथ। मेरे नाटकों में को भी अगर आपने देखा होगा तो वो कम साधन वाले नाटक ही होते हैं, उसमें कुछ इतना हैवी नहीं काम होता है, कुछ इतना लैविश काम नहीं होता। हाँ, दो चीज़ें और, दो किस्म के प्रोडक्शंस होते हैं, प्रोसेस। इस वक्त मेरी और आपका जो प्रोसेस है, दैट्स जस्ट लाइक ए टीचर स्टूडेंट प्रोसेस। हम जब भी कभी प्रोडक्शन करने जाते हैं या कहीं यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाते हैं ड्रामे के लिए, किसी और के साथ, हम जैसे श्री राम सेंटर में एक्टिंग कोर्स था हमारा, तो हम जब उन एक्टिंग कोर्स के बच्चों के साथ मैं काम करता था तो उनके साथ काम करने का अनुभव ये होता था एज ए टीचर स्टूडेंट प्रोडक्शन प्रोसेस। टीचर स्टूडेंट, क्योंकि आप वो स्टूडेंट हैं, मैं उनका टीचर हूं। मुझे ये नहीं देखना है कि मेरा नाटक हिट होगा, क्योंकि जब मैंने स्टूडेंट्स के साथ काम करता था तो नाटक हिट का चक्कर नहीं होता था, उसमें यह होता था कि इसको सिखाना है। वो मुझे मालूम है लड़का अच्छी हिंदी नहीं बोल पाता है, लेकिन मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, मुझे उससे एक्टिंग सिखानी है। वो एक टीचर स्टूडेंट प्रोडक्शन प्रोसेस रहता है, उसका तरीका ही अलग है। मेरा अपना तरीका है, जैसे मैं कहता हूँ, मैं नाटक हिट नहीं करना है, ट्रिपल कास्ट कर दी, आज तुम शो करोगे, दूसरे दिन दूसरा। लेकिन मैं क्या करता था कि कल कौन सी कास्ट टीम करेगी शो, वो एक्टर को भी पता नहीं होता था, और किसी के साथ फिक्स करके रिहर्सल। हम यहाँ रिहर्सल जब करते हैं तो हमारा ये होता है, अच्छा मैं 4 कदम इधर आऊँगा, तू जैसे मैं इधर जाके ऐसे करूँगा तू ऐसे घूम लेना, तो ये एक फिक्स जैसा मूवमेंट हो। वहाँ नहीं होता था, कल किसके साथ को एक्टर है, एक्सरसाइज है, करो। जब आप रेपेटरी कंपनी में करते हो, प्रोफेशनल रेपेटरी कंपनी में, वहाँ पे एक्टर जो होते हैं वो प्रोफेशनल ट्रेंड होते हैं, उनके साथ काम करने का तरीका। और आप आए, स्क्रिप्ट ली, स्क्रिप्ट दी, रीडिंग की, आपके साथ आपका लाइट डिज़ाइनर आ जाता है, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर आ जाता है, सेट डिज़ाइनर आ जाता है, एक पूरा फॉर्मेट बनता है, अच्छा ये करो। वो होता है एक्टर डायरेक्टर प्रोडक्शन प्रोसेस। रेपेटरी के अंदर एक्टर डायरेक्टर होता है, स्टूडेंट के साथ एक्टर स्टूडेंट्स प्रोडक्शन प्रोसेस। मैं अपने नाटकों का मतलब अलग अलग नाटक मेरे जितने रहे उनका प्रोसेस ही अलग अलग रहा है। मेरा कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल नहीं रहा, एक सिग्नेचर कोई रहा होगा पर्टिकुलर। ज़्यादातर मेरा वो खाली स्पेस के ऊपर, एम्प्टी स्पेस जो होती है उसी पे ज़रा क्यूब लगा के नाटक कर लिया, कपड़े टांग के नाटक कर लिया, लेकिन उसके साथ एक मतलब लेके चलना होता है, ऐसे नहीं। श्री राम सेंटर में नाटक किए तो वो दूसरे तरीके से थे। वहाँ पे मेरे पास एक फुल फ्लेज रेपेटरी कंपनी चलती थी, जिसमें 20 एक्टर ट्रेंड, फुली ट्रेंड, सुबह 10 बजे से लेके आपको शाम के 6 बजे तक मिल रहे हैं। देयर इज ओनली लंच ब्रेक, टी ब्रेक, बस, दैट्स ऑल। उसके बाद आप काम कर रहे हो तो वो प्रोसेस अलग, उसका डिज़ाइन आ रहा है, बन रहा है, हैवी प्रोडक्शन। मैंने अपने टाइम की अच्छी बैटिंग जो की है वो मैंने दिल्ली में की है।
जम्मू से तो मैंने किया, जम्मू में भी बड़े नाटक मैंने किए, और इसी अभिनव थिएटर में लिमिटेड सोर्स की लाइट में जो जितनी लाइटें यहाँ आती उसी में हम करते थे। ये तो अब हमारी बदकिस्मती हो गई कि बंद पड़ा हुआ है, वहाँ पे दूसरी चीज़ें मिल जाती हैं। हम नाटक को इस तरीके से माउंट करते हैं कि कहीं भी चले जाएं, जो सुविधा मिलेगी उसमें नाटक खेलना है। एक्टर को भी वैसे ट्रेन कर देना है। यहाँ पे आपके पास बड़ी अच्छी लाइटें हैं। एक कभी कभी ऐसा भी आता है कि हमें सेट का मटेरियल भी पूरा नहीं मिलता है, लाइट भी वैसी नहीं मिलती है, लेकिन तब एक्टर को इतना ट्रेन किया होता है, उस प्रोसेस में डाल दिया है कि वो उसी में ढल जाता है कि अब इसको ऐसे कैसे किया जाए। आप लोग एज डायरेक्टर, एज डिज़ाइनर थोड़ा सा बढ़ के चलना है। आपको पेंटिंग्स देखनी है, आपको कलर का पता चल गया है, अब आप बैलेंस कर सकते हैं बातों को, चीज़ों को बैलेंस कर लोगे। ड्राइंग बनाना आपको आ गया, आप स्क्रिप्ट पढ़ के पहले अपना स्केच बनाते हैं, अपनी नोटबुक पे अपना बना लीजिए। चीज़ें पहले पेपर के ऊपर क्लियर होनी चाहिए। ये नहीं कि आप चले गए फ्लोर के ऊपर करवा रहे हैं और जब आपको कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर ये क्या है, तो तब आपके पास जवाब ना हो। अब वहाँ पे आप घर से जवाब तैयार करके जाइए नाटक के लिए एटलीस्ट, क्योंकि नाटक आप जब तक आप एक्टर को सही नहीं समझा पाओगे, एक्टर आउटपुट नहीं दे पाएगा। मैं प्रोडक्शन करता हूँ, मेरे एक्टर को पता ही नहीं होता सेट क्या लगना है। जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, आप में से काफ़ी लोग हैं, सेट क्या लगना है पता नहीं है, लेकिन वहाँ सेट एक्टर को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। उस सेट की जो भी सेट लगाऊंगा वहाँ एक्टर को प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये गलत लगा, ये पता नहीं, मैं सर मेरी एंट्री यहाँ से थी रिहर्सल में, तो अब इधर से कैसे आऊँ, इधर से कैसे आऊँ, क्योंकि मैक्सिमम कंफ्यूज डायरेक्टर रहता है हमारे लोकल लेवल पे एंट्री एग्जिट के लिए। फिर वो ऐसे तो इधरों निकल जाएंगे, मैं किधरों आवा, तुम इधरों आ जाएंगे, क्यों इधरों आ जाए, वो नहीं है। आप क्लियर होने चाहिए। हम अभी एक प्रोडक्शन में लगे हुए थे, इफ्रा की प्रोडक्शन थी कि ऑफिस किधर है और घर किधर है। हम उलझे हुए थे। वो इसलिए हम उलझ गए हुए थे, एक्टर सब आपस में उलझे हुए हैं हम कि क्या है। मैंने कहा ये हम लोगों ने नावल पढ़ा है एक चीज़, स्क्रिप्ट पढ़ी है दूसरी चीज़, इसलिए हम फंसे पड़े हैं कि हमें ये चाहिए। मैं कहा जो दर्शक देखने आएगा ना, उसने नावल थोड़ी पढ़ी है। हाँ, कुछ लोग होंगे जिसने, क्योंकि अगर लिटरेरी किसी फेस्टिवल में जा रहे हैं तो उन्होंने लिटरेचर पढ़ा होगा। हम कृष्ण चंद्र का नावल कर रहे थे, जहाँ गए हुए थे वो हफ्ते का एक प्रोग्राम था, उसमें कृष्ण चंद्र भीष्म सानी के ऊपर पेपर पढ़े जा रहे थे, काफ़ी बाहर से लोग आए हुए थे, वहाँ पे ये चीज़ें थी, लेकिन नाटक और काफ़ी तोड़ा मोड़ा गया हुआ था। लेकिन वो किसी ने ये नहीं कहा कि आपने ये तोड़ मोड़ कर दी। क्यों? क्योंकि उस नाटक, उस नावल का जो रूह थी, उसकी जो बात कहना चाहता था कृष्ण चंद्र, बेसिक बात, वो नहीं दाएं बाएं छूटने दी, उसको वहीं रखा हुआ था। इसलिए आपको नाटक पढ़ना है, एज ए डायरेक्टर पहले नाटक पढ़ना है, तो उस पर सोचना है, फिर उस जो एक लेखक लाइनें लिख देता है आपके ड्रामे में, उसके सब टेक्स्ट में जाना है कि इसका ये लाइन तो लिखी, इसका मतलब क्या है। वो मतलब होता है, उसका सब टेक्स्ट में मतलब होता है, तभी आप उसके सब टेक्स्ट को लेके थोड़ा सा डिज़ाइन में भी खेला खेलते हैं। एक्टर के अंदर वाली बात भी आप डिज़ाइन में ले आते हैं, उस कलर्स में ले आते हैं। बेसिक चीज़ें तो आपको डिज़ाइन की अब माशाल्लाह पता लग गई हैं, लेकिन आपको स्वयं, आप यहाँ से सीख भी जाएंगे तब भी मुश्किल एक रहेगी कि इसको कैसे लगाना है। ये नहीं कि थोप दिया, थोपना नहीं है। मेरा भी दिल करता है तुगलक नाटक करूं, लेकिन कभी कभी डर जाता हूं उसको, नाटक को लेकर, उसको नाटक को देख के डरता हूं कि कैसे करूंगा उसको। इतना बड़ा सेट, इतना बड़ा डिज़ाइन,
तो कभी कभी आ जाता, कुछ आइडिया आ जाता, नहीं यार इसको ऐसे करें, इसको ऐसे करेंगे। जैसे मैंने शेक्सपियर को किया हुआ है, मैंने शेक्सपियर को डिफरेंट स्टाइल्स में किया। दिल्ली में मैंने जब पहली बार शेक्सपियर को दिल्ली में मैंने किया था, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, उसे दिल्ली 6 के नाम से किया था, तब दिल्ली 6 फिल्म नहीं आई थी। तो वो पूरे का पूरा नाटक मैंने अडेप्ट कर लिया, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा शहर है जिसमें हिंदुस्तान के सब कल्चर के लोग आए रहते हैं। हर स्टेट के लोग आपको दिल्ली में मिलेंगे। तो उस नाटक को जब बना रहे थे, कर रहे थे, तो उसमें कैरेक्टर जितने भी थे वो अलग अलग स्टेट के थे, अलग अलग स्टेट की भाषा में वो बात कर रहे थे, उसके टोन में। तो वो एक कॉमेडी जैसी बनी नाटक की, अच्छा नाटक बना वो। दिल्ली 6 का 2 लड़के, वो आप मेरे ख्याल डॉक्टर साहब के पास वो स्क्रिप्ट होगी, दिल्ली 6। उसके बाद जब पहली वर्कशॉप मैंने यहाँ की थी NSD वाली, तो तब वो वाला नाटक किया था मैकबेथ। तो मैकबेथ में आप लोगों को पता ही है, यहाँ हमारे जो एक जड़ियाँ फॉर्म है, तो मुझे लगा जो उसमें 3 विचेस हैं वो हमारी जड़ियाँ वाली फॉर्म में आ जाएंगे। वो सुना रही हैं उसको, बात बता रही हैं, ये है तुम्हारा, ये ढंग है, ये होगा। वो उस फॉर्म में मैंने नाटक को किया, और एक ही कपड़ों में, एक ही कॉस्ट्यूम्स में थे। आप में से कई लोगों ने उसमें किया भी है और कईयों ने देखा है। फिर दूसरा शेक्सपियर जब ओथेलो किया तो उसको पूरा पूरा अडेप्ट किया यहाँ के एक लैंड माफिया और यूनिवर्सिटी का लेवल को देख के, उस तरीके से वो नाटक बनाए। मंटो के साथ मेरा एक अलग सी लड़ाई रही दिल्ली से। मंटो जब कहानी में करता था, कहानी करने का मतलब होता था वर्ड टू वर्ड, लफ्ज़ ब लफ्ज़ कहानी चलती थी, उसमें इम्प्रोवाइजेशन नहीं होती थी। लेकिन उसका सामने वो करते करते विजुअल्स बनते थे, वो कहानियों के विजुअल्स बनते थे। वो 3 भागों में हुआ, मैं मंटो हूँ, मंटो बाकलम खुद, स्याह हाशिए, ये मैं दिल्ली। यहाँ पे जब मैंने किया था मंटो, तो वो मैंने गैर ज़रूरी लोग, शाहिद अनवर हमारे एक दोस्त हैं, उनका नाटक था, वो किया था। वो एक ड्रामा की शेप में आया हुआ था बना के, लेकिन कहानियाँ मैंने वर्ड टू वर्ड की, उसका एक अलग सा मज़ा होता है। आपको स्पेस मिलने, आपको स्पेस को डिज़ाइन करना है, आपको नाटक को स्पेस में नाटक सोचना है कि यार मेरे पास ये स्पेस है, इसमें नाटक। मैंने यहाँ इस आपके इस हॉल में नाटक किया है, आप में से कुछ लोगों ने देखा है, कुछ ने नहीं देखा है। बड़े नाटक थे, छोटे नाटक नहीं थे। इब्सन का घोस्ट था, यहाँ ही हुआ। यहाँ आपके पूरे इसके साइड लाइन पे लोग बैठते थे और बीच में सेट लगा हुआ था बाकायदा तौर पर, बीच में सेट। और मेरे पास वो लाइटें नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, यही लाइटें थी, इसी को थोड़ा सा कर के। कुछ दिन पहले हमने वो जायज़ हत्यारे नाटक किया, यहीं किया। तो तब यहाँ का सिटिंग डिज़ाइन जो था वो डिफरेंट था, वो ऐसे था, ये इस एरिया में नाटक हुआ, ये एरिया नाटक का था, और वो कॉर्नर था एक्टिंग पोर्शन जितना। और भी यहाँ पे नाटक हुए, ऐसे नहीं कि केएल सहगल में नाटक करना, लेकिन सहगल हाल को यूज़ कैसे करना वो ज़रूरी है। जायज़ हत्यारे में नाटक है, एक हॉल के अंदर वो डिस्कशन हो रही है, एक कमरे के अंदर बातचीत हो रही है। तो मुझे लगा ये हॉल है, कमरा है, उसके अंदर बातचीत हो रही है। होस्ट में था वो, अंदर बात हो रही है, लेकिन बाहर से लोग झांक के देख रहे हैं कि इस घर के अंदर क्या हो रहा है, क्या स्थिति है, कौन सा घोस्ट है, कौन सा, किसके अंदर कौन सा घोस्ट है। बीच में कभी आता है, बाहर भी करेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन स्पेस को आप लोग कैसे यूज़ करोगे बहुत ज़रूरी है। नाटक के लिए सबसे ज़्यादा पहली चीज़ क्या ज़रूरत है? स्पेस। कहाँ करेंगे नाटक? तो ये तभी आपके पास आएगी जब आप सोचेंगे, जोर देंगे, जोर देना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। कई जगहों पे आपने लेवल्स नहीं मिलेंगे, कैसे करोगे नाटक? बाकी अलग अलग तरीके हैं, आपका सोर्स क्या रहेगा नाटक करने का। उसमें भी 2 किस्म का, कुछ
नाटक जो होते हैं वो प्रोजेक्ट्स प्ले होते हैं, किसी प्रोजेक्ट के तहत आप नाटक कर रहे हैं। प्रोजेक्ट्स का मतलब यह है कि ग्रांट वगैरह आई हुई है, उसमें भी आप बड़े, आपके पास वहाँ तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि नाटक में पैसा नहीं खर्च किया जाएगा, पैसा मिला है। जब आपके पास पैसा नहीं है तो उस साधन में कैसे नाटक है, कम चीज़ों के साथ नाटक कैसे तैयार किया जाएगा। लेकिन नाटक का रूह उसकी जो है, जो बात कहना चाहता है, वो मरना नहीं चाहिए। डिज़ाइनिंग का ये नहीं है कि बस लाल लाइट इधर से, पीली लाइट इधर से, दो झामें इधर से, 70 mm की एक नाटक, एक स्क्रीन इधर एक स्क्रीन उधर, इधर से उड़ता हुआ लाल रंग आए, इधर से घुस जाए, इधर से पीला आ जाए, नहीं, ऐसे नहीं होता ये। इसके मतलब है उस पोस्ट मॉडर्निज्म जो भी है वो वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें छोटा छोटा तो करें, फिर हम वहाँ पहुँचेंगे। अब यहाँ पे छोटे एक्सपेरिमेंट से शुरू करोगे तभी बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा, एकदम बड़े पे नहीं बीन जाओ, आहिस्ता आहिस्ता करते। भगवान ने आपको ज़िंदगी दी, आहिस्ता आहिस्ता करते जाओ। अब ईमानदारी से मैंने देखना है आप लोगों में कितने लोग बाहर आके डायरेक्शन करेंगे। डायरेक्शन नहीं करेंगे तो कम से कम अपने अपने ग्रुप में जो आपने सीखा है उसे शेयर कीजिए, क्योंकि कोई भी आप चीज़ सीखेंगे उसे शेयर करेंगे ना, वो बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अगर कोई चीज़ें आपको मालूम है और आप बंद करके अपने तक रहेंगे, वो आपके साथ ही लास्ट में भी चली जाएंगी। हमारे यहाँ कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम रही कि उन्होंने सेकंड लाइन तैयार नहीं की। हम चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं, एटलीस्ट मैं चाहता हूँ, एक सेकंड लाइन तैयार होनी चाहिए। हम पता नहीं कितनी देर रहेंगे, कब लुढ़क जाएंगे हमने किस साधन में किस तरीके से नाटक किए हैं। आपके पास ऐसी चीज़ें नहीं है, आपके पास बहुत से साधन हैं, बहुत चीज़ें हैं। आप रेपेटरी कंपनीज चलाइए, अपने प्रोडक्शंस चलाइए, आपको स्कॉलरशिप मिल रही हैं, फेलोशिप्स मिल रही हैं, कीजिए। बाकी अब आपका टाइम, कुछ पूछना चाहें वो पूछें। मेरी नॉलेज के मुताबिक जितना मेरे को आता होगा मैं बता दूंगा, नहीं तो जयराम जी की। आपका जो इंटरेस्ट थिएटर में आया वो कैसे आया? थिएटर में कैसे स्टार्ट आपने किया? तो मैं पाकिस्तान टेलीविज़न देखता था, मुझे बहुत अच्छे एक्टर लगते थे, एक्टिंग बहुत अच्छी। मैं एक्टरों के नाम गिना देता हूँ अभी, फिरदौस जमाल है, औरंगज़ेब लंगारी है, ठीक है ना। कभी एक्टिंग मैं बता रहा हूँ, पहले सुन लो पहले एक्टिंग का शो। मैंने शुरू में कहा कि मैं एज ए एक्टर बनने घर से निकला था, हालात के कारण, ग्रुप में प्रॉब्लम के कारण मैं डायरेक्शन में चला गया। तो शौक़ हर एक का, आप में से कोई ये नहीं कह सकता कि फ़िल्म और टेलीविज़न से ही आता है माल, वहीं से देख के आप कहते हैं कि नहीं यार एक्टर बनना है। ये मत कहें कि कोई ऐसे, कोई नहीं कहेगा कि मैं थिएटर करूँगा। टारगेट एक वहाँ रहता है आपका। अब एक स्टेज आ जाती है, फिर डिसाइड करते हैं। मैं थिएटर भी करता हूँ, मैं टीवी भी करता हूँ, मैं फिल्म्स भी करता हूँ, तो काम कोई गलत नहीं है। लेकिन आप डिसाइड करो कि आप थिएटर करने क्यों आ रहे हो, क्यों करना है थिएटर। मैं दिल्ली में था तो वहाँ एक्टिंग स्कूल हमारा था, 2 साल का एक्टिंग कोर्स जिसे मैं चलाता था। मतलब वहाँ मेरे रेपेटरी कंपनी फुल फ्लेज थी, फुल फ्लेज रेपेटरी कंपनी, प्रोफेशनल एक्टर्स जहाँ पे होते थे, और साल का कॉन्ट्रैक्ट बनता था उनका और वो काम करते थे। दूसरा एक्टिंग कोर्स 2 साल का विद प्रॉपर सिलेबस, प्रोडक्शंस, चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप्स और श्रीराम सेंटर के लेक्चर्स भी होते थे, वो बाद में ख़त्म हो गए। ये सब चीज़ें मैं करते थे। और वहाँ पे जब बच्चे आते थे तो हम यही बोलते थे उनको कि भाई साहब आप क्यों आ रहे हो? नहीं सर कुछ करना है। भाई क्या करना है? नहीं नाम कमाना था। मैंने कहा किसी को, बड़े आदमी को, बड़े मिनिस्टर को गोली मार दे, कल अखबारों में नाम ही नाम हो जाएगा। नाम बनाना है ना, नाम ऐसे ही बनता। तो इसलिए पहले ये होना चाहिए कि मैं थिएटर में क्यों जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। हाँ यार मैं थिएटर, मैंने सुना है मनोज वाजपेयी भी बोलते हैं कि वो मैं थिएटर करता था
शाहरुख खान भी बोलता मैं मेरी जान के साथ थिएटर करता था, या कोई थिएटर कोई रास्ता है इधर आने का? उस तरीके से भी लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जनूनी लोग होंगे जो मतलब जिन्होंने थिएटर ही रखा। मतलब उसमें क्या कहें, कई लोग तो ऐसे भी रहे जो कि ये प्रोजेक्ट ड्रामा नहीं करते हैं, प्रोजेक्ट थिएटर नहीं करते हैं। मतलब आज मेरे सामने एक एग्जांपल आती है, बापी का ग्रुप नहीं था, कुछ साल पहले एक ग्रुप बना, वो सोच ही नहीं थी, हाँ नाटक करवा लो। जब ये श्री राम सेंटर में नाटक करने आए तो मेरी इनके साथ बहुत लड़ाई भी हुई है, आपस में लड़े हैं प्रोडक्शन को लेकर, प्रोडक्शंस पे लड़ाई होती थी, रिक्वायरमेंट। मैं डायरेक्टर था वहाँ, ये इनवाइटी डायरेक्टर थे, इनकी रिक्वायरमेंट थी। जैसे ये यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट पूरी चाहते थे, वहाँ भी चाहते थे हमसे, तो हमारी होती थी लड़ाई। बैठते थे, ये रिक्वायरमेंट है तो ओके ठीक है, ये सैंक्शन हुआ, ये गया, ये आया। वो एक अपनी लड़ाई वो अलग थी, जिसके कारण इनको नुकसान, कई इसी चीज़ की वजह से इनको नुकसान भी बहुत हुआ। मैं भी नुकसान भुगता हूँ, मैं भी शायद उसी अड़ियलपन में हूँ जम्मू में। नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा, काम करेंगे। दावे के साथ कह सकते हैं हमने काम किया है, इतना काम किया है कि मतलब यहाँ जम्मू कश्मीर में जितने डायरेक्टर हैं, मुझे आज कहना नहीं, आई एम सॉरी, वो अपने टोटल कर रहे हैं ना ईमानदारी से अपने नाटक, ईमानदारी से। इतने नाटक मैंने दिल्ली में कर दिए थे, यहाँ से टॉप का टॉप डायरेक्टर भी काउंट कर ले, उसने ज़िंदगी में इतने नाटक नहीं किए होंगे जितने मैंने दिल्ली वाले पीरियड में नाटक किए हैं। वो एक जोश था, उस जोश ने मुझे करवाया था, जोश में हुआ था। हम कई बार हमें वहाँ दिल्ली में लोग कहते हैं यार कमाल है यार, एक नाटक का बोर्ड उतरता है और दूसरे नाटक का बोर्ड चढ़ता है। पहली बार साहित्य कला परिषद में एक संस्था के 2 नाटकों को बेस्ट ऑफ द ईयर प्रोडक्शन अवार्ड मिला था। जब मैं दिल्ली फर्स्ट प्ले मैंने किया था महाब्राह्मण, और बापीदा ने वो प्ले किया था तुर्क का पता, दोनों नाटक हमारे उस फेस्टिवल में थे बेस्ट ऑफ द ईयर में। उसके बाद भारत रंग महोत्सव में भी वो दोनों प्ले इकट्ठे गए। तो मतलब जुनून के साथ, जोश के साथ ये था कि हाँ थिएटर करना, तो वो थिएटर तब थिएटर ही रखा, टेलीविज़न को बिल्कुल टच नहीं किया। आज मैं टीवी के लिए एज ए प्रोड्यूसर भी हूँ, एज ए डायरेक्टर भी हूँ, एज एक्टर भी हूँ, फिल्म में एज ए एक्टर भी हूँ। लेकिन वो जो शुरुआती दौर है मेरा, आप में से आप तो नहीं वो दौर जानते, वो डॉक्टर साहब को मालूम है वो दौर। अमन जी मेरे साथ रहे हैं उस स्ट्रगल के दौर में, डॉक्टर साहब हमारे साथ रहे हैं। आज डॉक्टर साहब भी ड्रामा इंस्ट्रक्टर हैं, सीनियर ड्रामा इंस्ट्रक्टर, यहाँ एडिशनल सेक्रेटरी हैं। लेकिन वो जो एक जुनून वाला दौर था ना, वो वही दौर था। उसके बाद में हमने वो जुनून नहीं देखा। और फोक एलिमेंट है, हमने किसी इंडियन क्लासिकल ड्रामा में से इंसर्ट करना है, इंडियन क्लासिकल, तो क्या उसकी स्क्रिप्ट को सिर्फ ट्रांसलेट कर लेना? एक ड्रामे का नाम लो, फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं अंधारी फॉर एग्जांपल, तो क्या हमने सिर्फ उसकी जब लैंग्वेज ही या डोगरी कर ली उतना ही काफ़ी है, या हमें ये पॉसिबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी कि उसका हमारी धरती के साथ कुछ रिलेशन बन सकता है कि नहीं? बन सकता है। तो वो वही मुझे से आपने किया था वो नाटक, मैं उसी नाटक के साथ आते बताता जाता हूँ ना, क्योंकि आपने वो प्रैक्टिकल किया है ना? नहीं, डोगरी में भी किया है। अच्छा, डोगरी तुमने किया। देखे महाभारत के करैक्टर वही हैं, ठीक है। हैव यू सीन द पीटर ब्रुक्स महाभारता? क्या था वो? उसने तो पूरा वर्ल्ड को छोड़ दिया था, पूरे वर्ल्ड। जो भीष्म पितामह उस लुक में आपको दिखता है एज ए इंडियन, आप उसको एकदम एक्सेप्ट तो नहीं करते, एज ए इंडियन नहीं करते, है ना? भीष्म पितामह सफ़ेद दाढ़ी लगी हुई। देखिए अब अंधायुग का मैं अभी आपको बता देता हूँ, आप उसको अडेप्ट करना चाहते हैं। करैक्टर तो मिथ वाले करैक्टर हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते।
अब उसमें डोगरी एलिमेंट आप अगर आप डोगरी में करना चाहते हैं, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो डोगरी फोक में है और उसमें नहीं है? फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं, वो मुझे मैं कह रहा हूँ आपका, मैंने इसलिए आपको पूछा कि नाटक का नाम बताओ। मैंने इसीलिए आपको पूछा कि नाटक का नाम, ताकि मैं उस नाटक के हिसाब से आपको पढ़ा देता हूँ। अब मुझे बताओ, आपने अंधा युग चुना और उसमें फोक एलिमेंट डालने के लिए आपको कौन सी चीज़ ऐसी पहले लगी थी कि वो डोगरी की चीज़ है, फोक है, एक चीज़ एलिमेंट है जो इसमें लग सकता है? उसमें कारक आ सकता है। तो फिर मुझे सवाल क्यों किया? मैं इसलिए पूछा क्या सिर्फ की भाषा चेंज करने से कुछ तो नहीं होगा? फिर मुझे क्यों सवाल किया? सर अपनी नॉलेज बढ़ाने नो बेटा, इट्स नॉट। जब तुम्हें पता है कारक लग से तो लगा देना, करना। इसकी मुझे एक्सपेरिमेंट करना है, कर देना चाहिए, कर दे बिना परवाह किए हुए। बिल्कुल, आउटकम क्या निकले बिल्कुल। लेकिन नाटक का कथा सार नहीं मरना चाहिए। इसलिए मैंने तेरे को पूछा कि नाटक का नाम बता, फिर मैं बताता हूँ तो नाटक को कैसे अडेप्ट करना। नहीं तो मैं अपना ही कोई नाटक बता देता, क्योंकि सवाल तेरा, जवाब भी तेरे ही मुंह से आया है, मैंने नहीं कुछ किया। यस सर, जब आपने थिएटर स्टार्ट किया सर, थिएटर आपने स्टार्ट किया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए आपको टेक्निकली, तो फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम्स थे आपको? और तब से लेकर आज तक बीच में क्या सफ़र रहा आपका? मैं एक छोटा सा मुलाजिम था इरिगेशन डिपार्टमेंट में, ठीक है। वहाँ पर इतना था, डेली वेज नहीं था, परमानेंट था। मेरा जीपी फंड कटता था और सरकारी नौकरी में बहुत सी सुविधाएं होती हैं। कोई फेस्टिवल एडवांस मिल जाता है, कोई साइकिल एडवांस मिल जाता है उमेश जी, है ना? इस तरह के बड़ी कुछ एडवांस मिलते हैं। मेरी माली हालत अच्छी नहीं है। मैं बहुत, मेरे वालिद साहब जो है स्वर्गवास, मैं मज़दूर का बेटा हूँ। मेरे बाप मज़दूर थे और मुझे कहने में कोई इतराज़ नहीं, मैं बेसिकली कश्मीरी हूँ। मेरी परवरिश, मेरी पैदाइश, मेरी जितनी भी छोटी मोटी पढ़ाई वो जम्मू में हुई है। तो जब नौकरी में गया तो जीपी फंड मिलता था, ये मिलता था, तो उसमें से पैसा निकालते थे। जीपी फंड ले लेना, घर वालों को कहना यार इस पर तनख्वाह कम आई है, ये क्या चक्कर है? क्योंकि जीपी फंड वो किस्त भी कटनी है, रिवर्स वापस जीपी फंड जमा करना। तो वो पैसे वहीं से लेके नाटक करते थे। आहिस्ता आहिस्ता चलते गए, नाटक करते गए।